हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी वाला। ठीक है बच्चों। तो हमने इसमें पहले पार्ट में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट के बारे में हमने समझा था। तो आज हम हमारा ये सेकंड पार्ट होने वाला है। इसमें हम समझेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। तो इसके बारे में हम अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा बच्चों। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो नए बच्चे आए हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के रखना। ठीक है बच्चों। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। इसका मतलब है बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में मतलब बंगाल में व्यापार शुरू करती है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। अब ये क्या है, इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? फैक्टर्स। क्या कहा जाता था बच्चों? फैक्टर्स। ठीक है। The factory had a warehouse where goods from export was stored, and it had office where company officially sat. As trade expanded, officially set यहाँ तक समझते हैं। तो इसमें क्या बोल रखा है, इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। वेयर हाउस क्या होता है बच्चों? जहाँ पर सामान मतलब जैसे कि बड़े बड़े सामान होते हैं वहाँ पर रखा जाता है। एक अलग सा कमरा होता है जहाँ पर गुड्स रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं बच्चों? गुड्स मतलब बहुत सारा सामान। ठीक है, माल हो गया तो उसको हम कहते हैं वेयर हाउस। तो उसमें वहाँ एक फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली जो भी चीज़ें थी वहाँ पर क्या हो जाता था बच्चों? जमा कर दिया जाता था। अब यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। ऑफिशियली सेट। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित करा। मतलब जहाँ जहाँ कंपनी बनी वहीं के इलाकों में लोग बसने लग गए थे। इनको ऑफिशियल मतलब कंपनी ने वो करा, मतलब उनको प्रेरित करा कि इधर ही बना लीजिएगा। ठीक है, आकर बसिए। आगे देखो। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। इसमें बच्चों बोला गया है कि 1696 तक कंपनी इन इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। 2 years later it bribed Mughal officially into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। अब इसमें 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली थी। किसको बच्चों रिश्वत देके? मुगलों को। ठीक है, जमींदारों को क्या दिया था बच्चों? मतलब रिश्वत दिया था जिनसे वो क्या खरीद सके? जमीन वहाँ की खरीद सके, जमींदारी भी खरीद कर सके। ठीक है, मतलब क्या है इसमें, मुगल मतलब जो 2 साल में उसने मुगल अफसरों को ऑफिशियल मतलब मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कितने? 3 विलेजेस, 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। वन ऑफ दिस वाज कलिकत्ता विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता। पहले कलिकत्ता बोलते थे, फिर कलकत्ता बोलते हैं, फिर अब बोलते हैं बच्चों कोलकाता, एज इट इज नॉन टुडे। ठीक है बच्चों, इसमें बोला गया है कि अब उसमें इनमें से एक गांव था कालिकाता। पहले क्या था बच्चों? कालिकाता। फिर क्या हुआ था इसमें? कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोलकाता बोलते हैं। पहले कलिकत्ता, फिर कलकत्ता, अब क्या बोलते हैं इसको? कोलकाता। तो ये इसके नाम चेंजेस हुए थे। इसमें भी ये भी जमींदारी में ये राइट्स मतलब ये भी गांव शामिल था।
It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free. अब इसमें क्या था, अब इसे मतलब ये जो कंपनी थे, कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। मतलब जो ब्रिटिश थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये यहाँ पर व्यापार करेगी बट यहाँ पर कोई भी टैक्स वैक्स नहीं देगी। तो इन्होंने भी ये भी फरमान जारी कर दिया मुगल एम्परर ने औरंगजेब से, ठीक है। औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे, यहाँ पर व्यापार करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। जैसे कि अभी कोई भी कंपनी होती है, कोई भी इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है तो उस पर टैक्स लगता है, बट इनका फरमान औरंगजेब ने तैयार कर दिया था जिससे यहाँ पर कोई भी टैक्स इनको नहीं लग रहा था। द कंपनी ट्राइड continuously to press for more concession and manipulate exiting privileges। अब बच्चों इसमें क्या मतलब है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब ये इसमें क्या था कि उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, कंपनी को ही, ठीक है बच्चों। उनको फ्री था, ड्यूटी फ्री था, उस पर कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। बट ऑफिशियली ऑफ द कंपनी वो वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। अब इसमें क्या था बच्चों कि कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें ये छूट नहीं थी। मतलब जो अपना प्राइवेट करेंगे ना काम, उन पर कोई छूट नहीं थी, उनको तो पे करना था, ठीक है बच्चों। दिस दे रिफ्यूज टू पे काजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब बच्चों इसमें क्या हुआ, इसमें क्या था कि लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। किसने बच्चों? प्राइवेट ट्रेड ने, ठीक है। प्राइवेट ट्रेड जो करते थे कंपनियां, उन्होंने भी ये कर दिया कि हम इस पर टैक्स वैक्स नहीं देंगे, ठीक है, नहीं देंगे, शुल्क चुकाने से साफ मना कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी। रेवेन्यू उसका क्या हो गया था, बंगाल का बहुत ही कम हो गया था। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। अब इसमें क्या लिखा है बच्चों कि ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते, ठीक है, क्यों ना करते। आगे पढ़ते हैं। यहां पर देखो फरमान का मतलब क्या है। फरमान अ रॉयल एडिक्ट, अ रॉयल ऑर्डर, मतलब एक शाही आदेश होना। फरमान का मतलब क्या है? एक शाही आदेश जो किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था, ठीक है बच्चों। जो भी शाही जो हमें आदेश होते हैं उनको मानना पड़ता है, वही इसी को कहते हैं हम फरमान। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि व्यापार से युद्धों तक, व्यापार भी हुआ और ये स्टार्ट बन गया किसके तक? युद्ध तक। युद्ध में मतलब युद्ध स्टार्ट हो गए व्यापार के चलते। देखो, थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। इसका मतलब क्या बच्चों? 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था, बहुत ही बढ़ गया था दोनों के बीच में, कंपनी और बंगाल के नवाबों में। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy as other regional power were doing at that time। अब बच्चों इसमें क्या लिखा है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी, ठीक है बच्चों। मुर्शिद कुली खान was followed by अलीवर्दी खान and then सिराजुद्दौला as the नवाब of the बंगाल। अब इसमें क्या लिखा है बच्चों कि मुर्शिद जो हमारा है मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। मुर्शिद कुली खान के बाद कौन बना बच्चों? अलीवर्दी खान। उसके बाद कौन बना? सिराजुद्दौला, ठीक है बच्चों, बंगाल के नवाब बने। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर
अब ये क्या थे बच्चों, ये सभी शक्तिशाली शासक थे ये। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट्स टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडेड इट्स फोर्टिफिकेशन। अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, जैसे कि औरंगजेब ने दिया था ड्यूटी फ्री। तो ये सारे जो नवाब थे इन्होंने साफ मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया। ठीक है बच्चों। Accusing the company deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. मतलब बच्चों इसमें बोला हुआ है कि कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली भी कम होती जा रही है। किसके वजह से बच्चों, कंपनी की वजह से। तो इससे मतलब धोखाधड़ी के नाम पर इसको आरोप लगाया गया कंपनी को। और नवाबों की ताकत कमज़ोर, मतलब धीरे धीरे उस पर क्या कमज़ोर पड़ने लग गई थी। उसकी जो नवाब की जो ताकत थी वो भी क्या हो गई, कमज़ोर पड़ रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारों को अपमानित करने का प्रयास भी किया। डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब ऑफ हिज ऑफिशियल, मतलब उन्होंने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारों को क्या करा बच्चों, अपमानित करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The company on its part declared that the unjust demand of the local official were ruining the trade of the company, and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages, and rebuild its fort. तो बच्चों इसमें बोला गया कि कंपनी का क्या कहना था कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कंपनी का जो व्यापार है वो क्या हो रहा है बच्चों, तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। क्या हटा ले बच्चों, शुल्क। क्योंकि नए नवाब आए तो उन्होंने शुल्क नहीं हटाया था, वो शुल्क चाहते थे और यही कंपनी क्या चाहती थी, शुल्क हटा ले। इनकी वजह से क्या हो रहा है, व्यापार में मतलब वो जो व्यापार हो रहा था वो तबाह हो रहा था। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी भी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये जानती थी कंपनी। आगे देखो। द कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मुनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों के परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में आई। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो मतलब अगले दिन ही आएगी, तो इंतज़ार करिएगा। अगर यहाँ पर तक आपको अच्छे से समझ में आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।